हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर नेम इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 5 पार्ट्स को देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की क्रांति के बाद से किस प्रकार से फ्रांस में और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आनी स्टार्ट हुई, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रेवोल्यूशनरीज़ थे उनका क्या रोल रहा फ्रांस की नेशनलिज्म को लाने में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1815 में ऑस्ट्रिया, रशिया, पर्शिया, इन 4 देशों ने मिलकर, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, इन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। ठीक है, ये जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 1815 में, जो आप यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं 1815, तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। और उस ट्रीटी में क्या किया गया, जितनी भी चीज़ें नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की थी उन सबको हटा दिया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे और फिर से फ्रांस में मोनार्कियल फॉर्म की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना हुई। तो अब इस वीडियो में देखेंगे जब पूरे फ्रांस में मोनार्की आ गई तो उसके बाद किस तरीके से वही बॉर्बन किंग का, जो बॉर्बन फैमिली का जो किंग था लुइस 16, उसी फैमिली का जो दूसरा किंग था वो बनाया गया, राजा बनाया गया, रिस्टोर की गई मोनार्की। और मोनार्की के रिस्टोर होने के बाद क्रांतिकारियों का क्या रोल है, क्योंकि आपको पता है रेवोल्यूशनरी जो थे वो मोनार्की आने की वजह से उनके साथ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई होंगी। तो आज का जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरीज का मीन्स वो लोग जो क्रांति करी थी, जिन्होंने राजाओं को हटाया था। तो अब आपको पता है फिर से मोनार्की आ गई तो फिर से इन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आने लगी होंगी। तो आज हम लोग इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। और 1815 के बाद बहुत से ऐसे लिबरल नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, जो अंडरग्राउंड हो गए। किस डर में? फियर ऑफ रिप्रेशन। मतलब रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, कि कहीं सरकार उन लोगों को ख़त्म ना कर दे, मोनार्की राजा उन लोगों को ख़त्म ना कर दे। इस डर की वजह से ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीक्रेट सोसाइटीज़ हम लोग अभी आगे आने वाले कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो बहुत से रेवोल्यूशनरीज़ ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो रेवोल्यूशनरीज़ जो आइडिया थे उनको फैलाने के लिए और लोगों को ट्रेंड करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। क्योंकि ये लोग खुलेआम तो कुछ काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि राजा का दबाव रहता था, तो इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन अ कमिटमेंट टू अपोज मोनारिकल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि उस समय 1815 के समय में क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था कि कमिटमेंट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब ही था कि आप राजा का विरोध कर रहे हैं। उस समय अगर आपके नाम के आगे लिखा है कि आप रेवोल्यूशनरी हैं, मतलब कमिटमेंट टू अपोज मोनारिकल फॉर्म, मतलब आप जो मोनारिकल फॉर्म है आप उसके विरोधी हैं। वो मोनारिकल फॉर्म जिसकी स्थापना वियना कांग्रेस के बाद में इस्टेब्लिश की गई, जो मोनार्की, आप उसके विरोधी हैं। अब आपको पता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। इसको ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से भी जानते हैं। 1815 में वियना में इन 4 देशों के द्वारा, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने नेपोलियन को मारने के बाद एक ट्रीटी की और जिसमें डिसाइड किया कि अब आगे वो लोग क्या क्या रूल बनाएंगे, मतलब कैसे पूरे फ्रांस को चलाएंगे, कैसे अदर जो कंट्रीज़ थी यूरोपियन कंट्रीज उन पर कैसे शासन करेंगे। तो इसमें आपने देखा इस जो वियना कांग्रेस थी इसको होस्ट किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूक मेटरनिच। ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। और इस वाले पार्ट में भी अभी हम लोग एक बार ड्यूक मेटरनिच को फिर डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक मेटरनिच फिर एक पार्ट में आएंगे जिसमें उन्होंने एक सेइंग कही थी गैसिपी मैजनी के लिए। उन्होंने कहा गैसिपी मैजनी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इनेमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। और इसी के साथ उन्होंने कहा, एक सेइंग उनकी है कि व्हेन फ्रांस ऑल द यूरोप कैचेस कोल्ड, आगे आने वाले पार्ट में ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो जिसमें इसका मतलब ये उन्होंने, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा
क्योंकि फ्रांस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फ्रांस की इतनी इम्पोर्टेंस थी तो उन्होंने ये कहा कि अगर जब फ्रांस को छींक आती, अगर मतलब फ्रांस को छींक आती है, इफ़ फ्रांस स्नीजेस, अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। मतलब फ्रांस में होने वाला एक छोटा सा भी परिवर्तन यूरोप को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब आपको पूरा एग्जैक्ट आई थिंक क्लियर हो जाएगा। जो वियना कांग्रेस थी वो वियना नामक जगह पे हुई, उसको होस्ट किया ड्यूक मेटरनिच ने, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और most of these revolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। और बहुत से ज़्यादातर जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये देखा कि नेशन स्टेट बहुत ज़रूरी हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है उसके लिए जो नेशन स्टेट हैं, अगर हमें नेशंस को इंडिपेंडेंट कराना है इन फैमिलीज से, इन डायनेस्टीज से, तो हम इसके लिए नेशन स्टेट बनना बहुत ज़रूरी है। तो वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गैस्पी मैज़नी। देखिए गैस्पी मैज़नी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनको भी आप अंडरलाइन करके देख सकते हैं। तो इटालियन रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है। इसी प्रकार का इटली में एक रेवोल्यूशनरी हुआ, एक क्रांतिकारी हुआ जिसका नाम था गैस्पी मैज़नी। गैस्पी मैज़नी नाम का एक क्रांतिकारी था, बॉर्न इन जेनेवा 1807। गैस्पी मैज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ 1807 में, और ये सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए ऑफ द कार्बोनरी। कार्बोनरी, ये देखिए आपने क्या लिखा हुआ, कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए गैस्पी मैज़नी। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग द रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। और बहुत कम एज में, जब वो 24 साल के थे, एक यंग मैन थे, तब उन्हें एग्ज़ाइल भेज दिया गया। एग्ज़ाइल का मतलब देश से निकाल दिया गया, सज़ा दे दी गई 1831 में। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में एक क्रांति करने का प्रयास किया। मतलब एक क्रांति का सिर्फ अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था, जिसके लिए उन्हें एग्ज़ाइल की सज़ा दी गई। ठीक है, तो अब आपको गैस्पी मैज़नी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, तो याद रखिएगा। अभी इटली वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा गैस्पी मैज़नी। तो ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। गैस्पी मैज़नी ने इसके अलावा 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। फर्स्ट यंग इटली इन मर्सेसाइल। ये जो यंग इटली इन्होंने बनाई थी, ये इटली को स्वतंत्र कराने के लिए। इटली भी उस समय दूसरे शासन में था, वहाँ पे भी, तो इटली को स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने यंग इटली, जो कि इसी बहुत फेमस हुई गैस्पी मैज़नी की जो यंग इटली थी, तो यंग इटली नाम से इन्होंने मर्सेसाइल में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। और यंग यूरोप, बर्न में इन्होंने यंग यूरोप नाम से सीक्रेट सोसाइटी बनाई। और ज़्यादातर इन सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स थे वो माइंडेड लोग थे, यंग मैन थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट के। मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैज़नी का ऐसा मानना था कि ईश्वर ने, गॉड ने राष्ट्र बनाए हैं और ये नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड होने चाहिए। ठीक है, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। और इसलिए इटली में ये छोटे छोटे साम्राज्य और स्टेट्स नहीं होने चाहिए। इसका जो पैचवर्क है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए। इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसको एक यूनिफाइड रिपब्लिक गणराज्य होना चाहिए विथ इन अ वाइडर अलाइंसेस ऑफ द नेशन। इसके जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको मिलाकर इटली का यूनिफिकेशन होना चाहिए। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और गैस्पी मैज़नी की ये सीक्रेट सोसाइटी को फॉलो करते हुए जो इनका मॉडल था सीक्रेट सोसाइटीज़ का, इसके आधार पर जर्मनी में, फ्रांस में और स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। और जो मैज़नी थे, मैज़नी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative। और लेकिन जो मैज़नी थे वो बिल्कुल भी नहीं डरे और वो बराबर विरोध करते रहे मोनार्की का, राजशाही का। और उनका विज़न क्या था? उनका देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका विज़न था हिज विज़न। इनका विज़न क्या है? हिज विज़न ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनका सपना था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करना। मेटरनिच डिस्क्राइब, अब बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से आपने देखा कि मेटरनिच आ गया, ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और जिन्होंने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था 1815 में। मेटरनिच ने गैस्पी मैज़नी को क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। आपको पता है ड्यूक मेटरनिच क्या
फॉलो करते थे? मोनार्की को, मोनार्की के फॉलोवर थे। तो उन्होंने देखा कि गैस्पी मैजनी बराबर विरोध कर रहे हैं मोनार्की का, तो उन्होंने कहा कि सोशल ऑर्डर का, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? गैस्पी मैजनी। और ये किसने कहा? ड्यूक मेटरनिच ने कहा। ड्यूक मेटरनिच कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और जिन्होंने 1815 में वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। अभी ड्यूक मेटरनिच की एक और सेइंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। थैंक्स फॉर वॉचिंग।